देखो। हेलो। क्या क्या पढ़े थे हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, इधर ध्यान देना। हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को कितने चरण, 5 से 6 चरणों में कंप्लीट करेंगे। प्रथम चरण क्या था जी? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन समय कब से कब तक रहा? 1741 से 1757 तक। ठीक है, याद रखना। जिसके अंतिम शासक देखा जाए तो मोहन सिंह था। ठीक, मोहन सिंह के समय खत्म, ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन खत्म कर लिए हैं। दूसरा था हमारा प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन देखा जाए तो जब मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 1700, हाँ 58 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1758 से 1787। ठीक है, बिंबा जी भोसले आते हैं और बिंबा जी के भोसले के मृत्यु के बाद क्या आ जाता है जी? सूबा शासन आएगा। ठीक है, सूबा शासन, जो कि सूबा शासन हमारा सूबेदारी व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है ना। बिंको जी भोसले, बिंबा जी भोसले की मृत्यु के पश्चात उसके भतीजे लोग बिंका जी भोसले आते हैं और नागपुर में रह करके छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था, सूबेदारी प्रथा चलाता है। सूबा की नियुक्ति करता है, सूबेदारों की नियुक्ति करके छत्तीसगढ़ का जो शासन है संचालन करता है। ठीक है, जिसका समय 1788 से 1818 तक चलता है। ठीक है, 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो फिर सूबा शासन के बाद चौथा जो आएगा ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 तक। 1830 में रघु जी तृतीय क्या रहते हैं, मतलब वयस्क हो जाते हैं। 1818 में बच्चा रहता है, 1830 में वयस्क हो जाते हैं रघु जी तृतीय, परसों जी के बेटा। ठीक है, फिर फाइनली क्या हो जाएगा? पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन 1830 से 1854 तक चलता है। फिर 1853-54 में लॉर्ड डलहौजी का फिर काल आ जाएगा। ठीक है, फिर नागपुर और छत्तीसगढ़ का विलय हो जाएगा, फिर से अंग्रेज शासन आ जाएगा। ठीक है, और अंग्रेज शासन जब आएगा तो जब तब तक चलेगा 1854 से 1947 तक, जब तक हमारा भारत देश आजाद ना हो जाए। ठीक है, ये चरण। तो पहले ये पांचों चरण को देखेंगे, फिर छठवां चरण में उधर हम लोग हमारे भारत के आजाद होने तक पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है भारत में। ठीक है, जिसमें का हमारा प्रथम अप्रत्यक्ष शासन हो गया, प्रत्यक्ष मराठा शासन हो गया है। दूसरा प्रत्यक्ष मराठा शासन हो गया है। तीसरा सूबा शासन हो गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, जिनके कार्यकाल 1818 से 1830 तक चलता है। ठीक है, चलो याद आ रहा है आप लोग को? क्रम से मैं याद करवाया था प्रत्यक्ष मराठा शासन में। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन बिंबा जी भोसले, चिमड़ा जी, बेंको जी, बेंको जी के बाद परसो जी, फिर अप्पा जी। कार्यकाल जानना है, कार्यकाल उनके, क्योंकि उन्हीं लोग के कार्यकाल के बाद ये सब काम होगा, है ना भाई? चलो देखते हैं। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। अब ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इसका वंशावली को जानना है, कौन क्या करता है, कैसे करता है, फिर हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश लोग कैसे आते हैं और उनका शासन कैसे होता है, छत्तीसगढ़ जो है कैसे ब्रिटिश के अधीन में आ जाता है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे इसका समय कब से कब तक है जी ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन? 1818 से 1830 ईस्वी तक, याद रखना है। ठीक है, अब देखो घटना, इस समय की घटना पहले जानना होगा आप लोगों को
पूरा वंशावली जानना होगा। सबको पता है सबसे पहले रघु जी प्रथम, रघु जी प्रथम कहां शासन कर रहे हैं? नागपुर। इसके कितने बेटे? 4। किसी किसी किताब में 3 मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो पहला कौन था? जानो जी या जानू जी, ठीक है। सेकंड में था साबा जी या साबो जी, ठीक है। तीसरा था कौन था जी? मुधो जी प्रथम, ठीक है। और लास्ट में बिंबा जी भोसले, बिंबा जी भोसले। इनके सबका समय बताया था आप लोग को, ठीक। किसका वंशज आगे बढ़ेगा? मुधो जी के कितने बेटे? 3। पहला हो जाएगा रघु जी द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, अपने दादाजी के नाम पर ये, ठीक है, उसके पिताजी के नाम पर। दूसरा हो जाएगा चिमड़ा जी, ठीक है, कम कम समय तक के लिए। इसके बाद बैंको जी को याद रखना है, ठीक है, रघु जी द्वितीय के पुत्र, ठीक है। देखो इसका वंशज रघु जी सेकंड के पुत्र कौन है? परसो जी, ठीक है, परसो जी या पुरसो जी। और परसो जी के पुत्र कौन रहते हैं? रघु जी तृतीय, ठीक है। रघु जी तृतीय कम वर्ष के रहते हैं, अल्पकाल के रहते हैं, ठीक है, वयस्क अवस्था नहीं आया रहता अभी। चिमड़ा जी देखो, सॉरी, बैंको जी के वंशज आ जाओ। बैंको जी के पुत्र अप्पा जी, ठीक है। अप्पा जी को ही हम लोग मुधो जी सेकंड के नाम से जानते हैं, मुधो जी सेकंड के नाम से जानते हैं अप्पा जी को। और अप्पा जी के कोई पुत्र है क्या? नहीं। देखो अब इनके कार्यकाल याद रखना जरा सा। देखो बिंबा जी भोसले की कार्यकाल 1758 से 1787 तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ समय के लिए कौन आते हैं? चिमड़ा जी। चिमड़ा जी है ना भाई, देखा जाए तो इनका कार्यकाल कितना से कितना तक रहता है? 1787 से 1788 तक, एकदम कम समय तक के लिए रहता है, 8 से 9 महीने तक। इसलिए इससे कार्यकाल को उतना नहीं गिना जाता। हमारे छत्तीसगढ़ में बिंबा जी भोसले शासन किए, चिमड़ा जी कुछ समय के लिए, फिर बैंको जी जो है सुबह शासन की नियुक्ति करता है ना, मतलब सुबह सुबह सूबेदार की। जब इसकी पत्नी आनंदी बाई से संघर्ष हो जाता है, पता है ना, फिर छत्तीसगढ़ छोड़ के कहां चला जाता है? नागपुर चला जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है बैंको जी जो है इनका समय कार्यकाल 1788 से 1811 होगा, 1788 से 1811 तक बैंको जी भोसले जो है सूबेदार की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बैंको जी के बाद कौन आता है? परसो जी आएगा, ठीक है, सीधा इधर आता है परसो जी। बैंको जी के बाद ये तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा है, ये चौथा में कौन आता है? परसो जी। इनका कार्यकाल 1811 से 1816, इतना कार्यकाल रहता है, 1811 से 1816, ठीक है। लेकिन ये परसो जी क्या रहता है? थोड़ा सा मूर्ख टाइप का रहता है, थोड़ा अल्प ज्ञानी रहता है, ठीक है। तो इसके देखरेख के लिए, किसके देखरेख के लिए? परसो जी के देखरेख के लिए अप्पा जी को क्या इसका संरक्षण नियुक्त किया जाता है? इसके संरक्षक, किसके संरक्षक? परसो जी के, इसके सहायता करने के लिए, ठीक है जी, अप्पा जी को संरक्षक, ठीक है, बनाया जाता है। इनका अप्पा जी का कार्यकाल रहता है 1816 से 1818 होगा, देखो तो 1816 से 1818, क्लियर है। इतना कार्यकाल तक रहेगा इसका, है ना भाई। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, देखो यहां पर एक घटना बता रहा हूं। अप्पा जी कहां शासन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़, ठीक है। अप्पा साहेब को मुधो जी सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं, कौन? अप्पा जी। और इधर नागपुर के तरफ संरक्षक
इसके परसों जी हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं, लेकिन नागपुर के एरिया में ज्यादा निवास करते हैं। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन ये निर्बुद्धि होता है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं रहता, ये कमजोर रहता है। अप्पा जी को इसका संरक्षक घोषित कर देता है रक्षा करने के लिए, लेकिन अप्पा जी का जो ध्यान रहता है पूरे छत्तीसगढ़ में शासन करूंगा, ठीक है, नागपुर के एरिया में भी मैं शासन करूंगा, मुझे किसी की सत्ता नहीं चाहिए, मैं स्वतंत्र शासक बनना चाहता हूं करके ये अप्पा जी जो है परसों जी को क्या करता है, मरवा देता है। ठीक है जी, ये षड्यंत्र करके किसको मरवा देता है, परसों जी के। सो तो देख लो, जबकि कौन है ये, परसों जी इसका भाई है एक प्रकार से, समझ रहे हो ना। तो याद रखना, इसके है ना भाई, इसके भाई का बेटा है ना भाई, मतलब ये इसके पापा, उसके पापा के भाई, मतलब ये बड़े पापा है ना, दोनों भाई तो हुए ना। तो क्या दिक्कत, तो अब इसको मरवा दिया। अब 1816 में कौन मर गया, 1816 में परसों जी की मृत्यु, परसों जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो परसों जी की मृत्यु हो गई, तो 1816 में किसकी मृत्यु हो गई, परसों जी। किसने षड्यंत्र करके मरवा दिया, अप्पा जी साहेब, उसकी हत्या, षड्यंत्र करके हत्या करवा दी गई। ठीक है, षड्यंत्र करके। फिर क्या हुआ, अब अप्पा साहेब अंग्रेज लोगों से संधि कर लेते हैं 1816 में। 1816 में उसकी मृत्यु हुई है, 1816 में अंग्रेज लोगों से संधि कर लेते हैं, संधि। और संधि करने के बाद क्या है, आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो बताना, मैं छत्तीसगढ़ में मैं राजा हूं, लेकिन मुझे भी किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो आप लोग भी मेरी मदद करोगे। 1816 में उनका क्या हो गया, संधि हो गया, क्लियर है जी। और उस समय हमारे देखा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग हमारे भारत में गवर्नर जनरल रहता है, भारत में गवर्नर जनरल कौन रहता है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग हमारे भारत में क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, ये 1816 के दौरान, 1816 के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग जो है हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। जाकर के इनसे मिलता कौन है, अप्पा जी, अप्पा साहेब, जिसको मुधो जी सेकंड कहते हैं। अप्पा साहेब जाकर मिलते हैं और क्या कर लेते हैं, संधि, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि, तो ये संधि कर लेते हैं। अब संधि कर लेते हैं मतलब फाइनली आप समझ लो। ठीक है, अब जैसे ही संधि करेंगे तो अंग्रेज लोग क्या बोलते, आते हैं हमारे छत्तीसगढ़, हमें भी क्या चाहिए, अब आपके छत्तीसगढ़ में शासन करना है, तो ठीक है भैया कर लो। संधि तो हो गया है, किसका संधि हो गया, अप्पा साहब का, किसका, अंग्रेज लोगों का। तो फिर हार्ड जो ये हमारा लॉर्ड जो हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग क्या करेगा, नागपुर की ओर से अंग्रेज लोगों को क्या करेगा, नियुक्ति करके आप लोग का क्या बोलते हैं, रेजिडेंट भेजेगा। रेजिडेंट हमारे एक प्रकार कमिश्नर से भी ज्यादा बड़ा पद है। ठीक है, तो रेजिडेंट की नियुक्ति करके नागपुर के एरिया में भेजता है, नागपुर के एरिया में। और छत्तीसगढ़ के एरिया में कौन शासन करते रहता है, अप्पा साहब। तो नागपुर में अंग्रेज लोगों का शासन शुरू, नागपुर में रेजिडेंट जॉनकिंस को पहला रेजिडेंट बनाकर भेजता है कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। और दूसरा जो है आप लोग का बिल्डर, पहला जॉनकिंस और दूसरा बिल्डर, दो ही रेजिडेंट बन पाते हैं। ठीक है, नागपुर के मराठा की तरफ कौन शासन कर रहे हैं, जॉनकिंस आ गया प्रथम बनकर, और इस समय छत्तीसगढ़ में अप्पा। ठीक है, देखो फिर कहानी को सुनना, पहले समझ लो फिर लिखवाऊंगा। ठीक है, अब सुनना, 1816, 17, 18, अब जैसी 2 साल बाद 1818, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, हमारे भारत में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1818 में। तो उस समय मराठा लोग कहां जाएंगे, अंग्रेज लोग को हराने जाएंगे, युद्ध होगा कर्नाटक। ठीक है, मराठा एरिया, मराठा महाराष्ट्र कर्नाटक एरिया पूरा है। तब युद्ध करने जाते हैं ना, तो बताओ अप्पा साहब क्या किया था इन लोग के साथ, सहायक संधि कर लिया है।
फिर भी ये लड़ने जाता है। क्यों लड़ने जाता है? ठीक है भैया, का पता मोर जगह सगा संबंधी मन जात हवे लड़े, मराठा मन जत का बहुत तो मराठा अंग्रेज मतलब मार पीट के भगा दे, वो संधि कर ले का होइसे, जीत जहात्मा के ला राजा बन के शासन करिए। समझ रहे हो बात को? मिल जाते हैं मराठा लोगों के साथ। 1818 में क्या होगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा तो इन आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा लोग और किसका? अंग्रेज लोग का युद्ध हो रहा है। तो मराठा के साथ और कौन जाता है अलग से? अप्पा साहब। मराठा लोग तो जाते हैं ही, साथ में उन लोग को सहायक संधि कर लिया 1816 में, और फिर भी 1818 में लड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दूंगा जीतने के बाद। अंग्रेज भी नहीं रहे, मराठा भी नहीं रहेगा, मैं अकेला बच जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, नागपुर में भी और छत्तीसगढ़ में भी। ऐसा सोचता है ना भाई? ठीक है, लेकिन मराठा हार जाते हैं। मराठा हार जाते हैं तई आ रहे हो सहायक संधि करे के बाद हम लड़े आ रहे हैं मराठा मन के संग, मतलब लड़े आ रहे, मरवावा एला, खत्म करा, बंदी बना लेता है उसको। किसको? अप्पा साहब को। ठीक है, अप्पा साहब को क्या कर लेते, क्या कर किया? बंदी बना करके खत्म, उसका सत्ता समाप्त। किसका सत्ता समाप्त? अप्पा साहब। अप्पा साहब का समय कब से कब तक रहता है? 1816 से 1818। 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा लोग हार जाते हैं, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। अंग्रेज लोग के विरुद्ध लड़ने कौन गया था? अप्पा साहब। अप्पा साहब को बराबर उधर सलटवा दिया, चल तोर पत्ता साफ हो गया, तो हार गया, अब तो बात खत्म हो गया। उल्टा संधि भी कर रहे, अगर चुपचाप रहते तो एरिया देते ने कोठे शासन करे, बता तो लड़े मारे आया, समझ लो उल्टा। अंग्रेज लोग कैसा कहना है। लेकिन उस समय परसों जी के टूरा जिंदा है, रघु जी तृतीय कम और सके रहता है, 10-12 साल का। ठीक है, छोटे रहता है। तो बोलते हैं ठीक है, मराठा लोगों में यही एक वंश बच गया है। कौन? रघु जी तृतीय। रघु जी तृतीय जब तक वयस्क न हो जाए, जब तक जवान न हो जाए, तब तक हम लोग यहां पर शासन करेंगे। ठीक है, नागपुर में रेजिडेंट लोग शासन करेंगे, और छत्तीसगढ़ में हम लोग अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे। बोलते हैं किसकी नियुक्ति करेंगे? अधीक्षक। तो नागपुर की तरफ किसका शासन रहेगा? रेजिडेंट लोगों का। ठीक है, और यही रेजिडेंट लोग छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति करेंगे? अधीक्षक। तो फिर हम लोग ये पुनः मराठा शासन में हमारे ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन में हम लोग किसके अध्ययन करेंगे? अधीक्षक। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग का शासन आ गया, अंग्रेज लोग क्या करेंगे? अब अधीक्षक की नियुक्ति करके शासन करेंगे। बेंगोजी सूबेदार की नियुक्ति करके सूबेदारी शासन चलाया था, अंग्रेज लोग अधीक्षक की नियुक्ति करके क्या करेंगे? शासन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब नागपुर और मराठा छत्तीसगढ़ क्षेत्र को। यह कहानी समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक, चलो देखो अब छत्तीसगढ़। देखो इधर है नागपुर, ठीक है जी, नागपुर, और ये हमारा छत्तीसगढ़। नागपुर और छत्तीसगढ़। नागपुर में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई है। पूछा जाता है नागपुर में प्रथम रेजिडेंट बनकर कौन आया था? जॉनकिंस। और सेकंड बिल्डर। केवल 2 ही रेजिडेंट बनकर आए थे। ठीक है, तो याद रखना रेजिडेंट, पहला रेजिडेंट कौन जी? ठीक है, इधर रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, रेजिडेंट की नियुक्ति होगी। प्रथम रेजिडेंट जॉनकिंस। ठीक है, जॉनकिंस। और दूसरा कौन आएगा? विल्डर आएगा, विल्डर। याद रखना नागपुर के तरफ रेजिडेंट कौन नियुक्ति हुआ है? पहला जॉनकिंस और दूसरा विल्डर। अब हमारे छत्तीसगढ़ में अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो अधीक्षक की नियुक्ति क्रम से याद रखना है। 6 अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। कितने अधीक्षकों की? 6। याद आ रहा है?
कैप्टन एडमन, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन सेंडिस, कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन क्राफर्ड। 6 लोगों का नियुक्ति किया गया था अधीक्षक के रूप में। एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, प्रथम अधीक्षक कैप्टन एडमन। ठीक है, ये अलग अलग है। फिर इसके बाद जिलेदार की नियुक्ति होती है, जिलेदार अलग, कृष्ण राव अप्पा, अमृत राव अप्पा वो अलग। ये हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, अधीक्षक। ठीक है, तो इस समय आप आ जाएगा यादव राव कहां से, हाँ यादव राव दिवाकर जो है उस, देखो नागपुर के तरफ अंग्रेज लोग नियुक्ति करके भेजेंगे, और जो जिलादार है, जिलादार सॉरी सूबेदार, सूबेदार का भार छोड़ेंगे कौन, अंतिम अंतिम यादव राव दिवाकर, उसके पद को छोड़वा करके अधीक्षक की नियुक्ति होगा। प्रथम अधीक्षक कौन, कैप्टन एडमंड। ठीक है, वो गोपाल राव दिवाकर जो है सहायता किए रहता है। ठीक है, तभी बताऊंगा ना, उसको समझ में आएगा। ठीक है, अभी अधीक्षक के याद करो, देखो पहले, चलो ठीक है जी। तो रघु जी तृतीय का जब तक वयस्क न हो जाए तब तक ये लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, वयस्क होने तक मतलब 1830 1830 में वयस्क होंगे तब फिर पुनः मराठा शासन आएगा। तो 1830 के मध्य में अधीक्षक लोग हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किए हैं, शासन किए हैं। ठीक है, इधर नागपुर के तरफ प्रेसिडेंट लोग और हमारे छत्तीसगढ़ में अधीक्षक लोग। तो 6 अधीक्षक के नाम याद करके रख रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखो पहला इसका ट्रिक बताया था आप लोग को, याद आ रहा है, AAH। ठीक है, SVC करके, ए से कैप्टन, सब कैप्टन है ना, सबके सामने हम कैप्टन लगाना है, कैप्टन एडमन, फिर एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू सेकंड, कैप्टन हंटर, और एस से कैप्टन सेंडिस, वी से विल्किंसन, और सी से क्राफर्ड, कैप्टन क्राफर्ड। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो 6 अधीक्षकों की नियुक्ति हुई। क्लियर है, 6। अब इसके हमें कार्यकाल भी याद करना है। ठीक है, साथ में साथ कार्यकाल भी याद करो। ये हमारा कैप्टन एडमंड जो है प्रथम क्या है, अधीक्षक है। अधीक्षक को इंग्लिश में हम लोग सुप्रिटेंडेंट भी कहते हैं। कहीं पर सुप्रिटेंडेंट बोलेगा तो आप लोग घबराना मत, नहीं सुप्रिटेंडेंट कौन है करके। फर्स्ट सुप्रिटेंडेंट बना ये हमारा एडमंड, दूसरा एगेन्यू, तीसरा हंटर, चौथा सेंडिस, पांचवा विल्किंसन, छठवा क्राफर्ड। समय याद रखना है, समय सबका। देखो ये जो 1818 में मृत्यु किसकी हुई, अप्पा जी। ठीक है, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में सूबेदार की नियुक्ति कौन करते रहता है, मतलब सॉरी सूबेदार के शासन कौन करते रहता है, यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर को ठीक है पद से छुड़वा करके अगला हमारा अधीक्षक की नियुक्ति, मतलब जॉनकिंस जो है, जॉनकिंस समझ रहे, 21 कहां पर के घटना बता रहा हूं। जब अप्पर आप साहेब और लड़ने गया है, मतलब 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना, तो मराठा लोग हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाएंगे। अंग्रेज में लोग भारत में भी शासन करेंगे, साथ ही साथ हमारे नागपुर और छत्तीसगढ़ में। लेकिन नागपुर और छत्तीसगढ़ में देखें हम लोग तो नागपुर में अब तो हार गया कौन, मराठा भी हार गया। 1818 में उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, हत्या हो गया, अभी समझ लो उनका, किसका, अप्पा साहेब का। फिर लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में किसका शासन चल रहा है, बेंको जी के समय सूबेदार चला। बेंको के बाद परसो जी, अप्पा जी के समय भी सूबेदार चल रहा था, सूबेदारी प्रथा चल रहा था ना। अंतिम कौन था हमारा, 2 जने याद रखना है, सखाराम और सीताराम टाटिया, और दूसरा यादव राव दिवाकर। तो यादव राव दिवाकर हमारा अंतिम सूबेदार रहता है। क्या रहता है, अंतिम सूबेदार। ठीक है, याद रखना। तो गोपाल राव दिवाकर ना एक प्रकार से ना
मदद किए रहता है, किसका? अंग्रेज लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा। तो फिर अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, यादवराव दिवाकर को पद से हटा करके ना, हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेज जब शासन आ गया तो पहले उस समय लॉर्ड हेस्टिंग कौन है हमारा? गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा चल रहा है और नागपुर में मराठा शासन। समझ, मराठा लोग ही तो यहां सूबेदार की नियुक्ति किए थे, तो नागपुर में मराठा चल रहे हैं, तो नागपुर के मराठा को, ठीक है, समाप्त। वहां पर जाकर के जेनकिंस को क्या बनाएगा? रेजिडेंट बनाएगा। तो रेजिडेंट बनाने के बाद क्या बोलता है, तुम्हें जो करना है करो। तो रेजिडेंट जैसे ही बनता है, कौन बनता है? जॉनकिंस। जैसे जॉनकिंस रेजिडेंट बनता है तो गोपाल राव जो दिवाकर रहता है सूबेदार, गोपाल राव दिवाकर जो हमारे छत्तीसगढ़ में सूबेदार बनकर शासन करते रहते हैं ना, उसको पद से हटा करके अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अधिक किसको हटा करके? सॉरी, अच्छा क्या बोल दिया मैं? हाँ ठीक, सॉरी, मिस्टेक है, गोपाल राव नहीं, यादव राव है जी। अंतिम सूबेदार कौन है हमारा? यादव राव दिवाकर। तो यादव राव को पद से हटा करके अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। मतलब सूबेदारी की पद को सत्ता से हटा करके किसका पद चयनित करते हैं? अधीक्षक। तो 6 अधीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नागपुर तरफ प्रेसिडेंट लोग का शासन और छत्तीसगढ़ में हमारे अधीक्षक का शासन। ठीक है, तो इस प्रकार से अधीक्षक हमारे इधर अधीक्षक की नियुक्ति होगी जी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये 6 अधीक्षक नियुक्त किए गए। क्लियर है ये? अब हमें बारी के बारी पढ़ना है सबको। पहला हमारा कौन है? एडमंड। ठीक है, तो एडमंड के बारे में लिखना, हेडिंग डालो कैप्टन एडमंड। अच्छा, कार्यकाल को याद करोगे? देखो कार्यकाल को लिख लो, 1818, तो यही आए, एडमंड आया 1818 में। ठीक है, एगेनियो 1818 से 1825, यही सबसे ज्यादा समय तक अधीक्षक बन के कार्य किया, 1818 से 1825 एगेन्यू। इसके बाद हंटर को याद रखना 1825, इसके बाद सेंडिस याद रखना 1825 से 1828, और विल्किंसन जो है 1828 कुछ समय के लिए, और 1828 के बाद बड़ा कौन हो जाएगा? 1830 में रघु जी तृतीय बड़ा हो जाएगा। उस समय क्राफर्ड का शासन चलते रहता है 1830। ठीक है, याद रखना एडमंड का कार्यकाल 1818। ठीक है, एगेन्यू का 1818 से 1825, हंटर का 1825 कुछ समय के लिए, सेंडिस जो है 3 साल 1825 से 1828, विल्किंसन भी कुछ समय के लिए 1828, फिर 1828 से 1830 तक का क्राफर्ड अंतिम अधीक्षक। ठीक है, प्रथम अधीक्षक एडमंड और अंतिम अधीक्षक क्राफर्ड। ठीक, कैप्टन क्राफर्ड ये हो जाएगा। तो हेडिंग डालो आप लोग कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड हेडिंग डालो। कैप्टन एडमंड। ठीक, कैप्टन एडमंड हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है जी? छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक याद रखना है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। दूसरा पॉइंट में याद रखना है, 1818 में इसने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। ठीक है, राजधानी किस, बताओ यादव राव दिवाकर कहां शासन कर रहे थे? रतनपुर में सूबेदारी है ना भाई। तो सूबेदारी के पद को हटाकर अधीक्षक की नियुक्ति के, तो 1818 में अपनी राजधानी कहां बनाएगी? रतनपुर। तो याद रखना राजधानी कहां हो जाएगा इसका? रतनपुर। याद रखना रतनपुर, रतनपुर, राजधानी रतनपुर। कैप्टन एडमंड के समय क्या विद्रोह हुआ था और किसका दमन किया था, इसको पूछा जाता है। ठीक है, डोंगरगढ़ क्षेत्र, तो इसका याद रखना है आप लोग को, इसका विद्रोह हुआ था
डोंगरगढ़ जमींदार विद्रोह का दमन किया था। डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र, डोंगरगढ़ के जमींदार विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। खैरागढ़ क्षेत्र जान गए ना, विद्रोह, विद्रोह इसके समय याद रखना, विद्रोह कहाँ का विद्रोह, डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़ के जो जमींदार था उसके विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। ठीक है, इसी समय डोंगरगढ़ क्षेत्र में खैरागढ़ भी एक छोटी छोटी रियासत रहती है। खैरागढ़ में एक राजा रहता है, ठीक, इसका मदद करता है खैरागढ़ के जमींदार, खैरागढ़ के जमींदार टिकैत सिंह, टिकैत राय बोलते हैं जिसको, टिकैत रॉय, टिकैत रॉय ने एडमंड की सहायता की थी। टिकैत राय ने एडमंड की सहायता की थी। ठीक है, जब डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हो जाता है ना एडमंड के साथ, तब क्या करता है, खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय ने एडमंड की सहायता की। ठीक है जी, तो खैरागढ़ के अब देख लो जमींदार कौन रहते हैं, टिकैत राय ने एडमंड की सहायता की। पुरस्कार स्वरूप डोंगरगढ़ की जमींदार को दे दिया गया, किसको, टिकैत राय। तो जैसे ही जीता, ये जीत जाता है ना, एडमंड जीत जाता है, विद्रोह करता है, मतलब दमन करता है इसका, डोंगरगढ़ के जमींदार को, तो पुरस्कार के रूप में टिकैत सिंह को क्या दे देगा, ये डोंगरगढ़ के जमींदारी क्षेत्र को दे देगा। ठीक है, तो टिकैत राय को, टिकैत राय को पुरस्कार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र को दे देता है, डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र को दे देता है। डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र को दे देता है कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड के बारे में याद रखना है। ठीक है, 2 की पॉइंट है इसका, मेन 2 ही पॉइंट है। सबसे पहले याद रखना, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है, राजधानी कहां बनाई, रतनपुर। ठीक है, तीसरी बात इसमें याद रखना, डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र में इस समय जमींदार लोग क्या करते रहते हैं, शासन करते रहते हैं, क्योंकि रियासत है, छोटे छोटे रियासत। तो उस समय इसका विद्रोह हो जाता है डोंगरगढ़ के राजा के साथ, डोंगरगढ़ के जमींदार के साथ, तो उसको हरा देता है। तो हरा नहीं पाता, किसके सहायता से हरा पाता है, खैरागढ़ के जमींदार सहायता करता है, किसका, कैप्टन एडमंड का। कैप्टन एडमंड की सहायता करता है, सहायता करता है, तो फिर कौन जीत पाता है, कैप्टन एडमंड। तो खुश हो जाता है, खुश होकर के ये खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय को, जो क्षेत्र डोंगरगढ़ को जीते रहता है, उसको पुरस्कार स्वरूप किसको दे देगा, टिकैत सिंह को दे देता है। ठीक है, इस प्रकार इसका कार्यकाल रहता है, किसका, कैप्टन एडमंड का। कार्यकाल याद रखना 1818। ठीक है, 1818 ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा कौन था जी, कैप्टन एडमंड की दूसरा एगेन्यू, एडमंड के बाद दूसरा एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू के बारे में देखो, सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाला अधीक्षक एगेन्यू। ठीक, कैप्टन एगेन्यू। कार्यकाल पहले लिखना, इसका कार्यकाल 1818 से 1825, 1818 से 1825, लंबे समय तक कार्य करने वाला। ठीक है, लंबे समय तक कार्यकाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अधीक्षक के रूप में। ठीक है जी, अधीक्षक के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किसने किया, कैप्टन एगेन्यू। एग्जाम में ज्यादा एगेन्यू को ही पूछा जाता है, क्योंकि इन्हें नहीं
रतनपुर जो राजधानी थी ना, रतनपुर राजधानी को रायपुर एकीकरण करता है इसी के समय। रतनपुर से रायपुर एकीकरण 1818 में ही कर देता है। स्टार्टिंग में आते आते ही याद रखना। तो उसने राजधानी किसने बनाई थी? कैप्टन एडमंड ने, रतनपुर को। तो यह परिवर्तन कर देगा, ठीक है, परिवर्तन करेगा। रतनपुर से राजधानी परिवर्तन करके कहां करेगा? ये रायपुर। दोनों को एकीकरण करके रतनपुर को अपनी क्या बनाएगी? राजधानी। तो लिखना पहला पॉइंट, लिखना राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन रतनपुर से कहां? रायपुर। रायपुर याद रखना, रतनपुर से रायपुर, रतनपुर से रायपुर, रतनपुर से रायपुर। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना, परगनों को सीमित। बताओ तो उस समय विठल राव, सॉरी, 27 परगनों में किसने बांटा था? विठल राव दिनकर, है ना। परगना का सूत्रधार किसको मानते हैं? भीमराव भोसले। परगना की जन्मदाता विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांटे थे, 27 परगनों में। तो जो 27 परगना था ना, उस 27 परगनों को सीमित कर दिया। ये कौन? कैप्टन गेन्यू। उसको 27 जो परगना थे, इसको ये 8 परगनों से 14 परगना, ठीक है, 8 से 9, ठीक है, 8 परगना में बांटेगा, जिसमें एक नया और बनता है कुछ समय पश्चात, ठीक है। तो 27 को कितना कर देता है? 8 परगनों में सीमित कर देगा। ज्यादा था, 27 परगना था। वो नया बीच में जोड़ेगा ना, बताऊंगा ना। एक लिख दार हुई कहां कहां गत ले मन येती ते गोठ याद रहते। 9 कब हुई तलत मैं बता, याद रखना, एग्जाम में पूछेगा 27 परगनों को 8 परगनों में करने वाला अधिक्षक कौन? कैप्टन गेन्यू। 9 कब होगा तब बताता हूं मैं। बालोद को कब करते हैं? समय अलग है उसका, इसी के समय नहीं करते, पहले 8 करेंगे। हाँ तो फिर चलो देखो, तो लिखना परगनों की सीमित, परगनों को सीमित, ठीक है। 27 परगनों को 8 परगनों में, 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर देता है, ठीक है। परगनों को 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर देता है। वो 8 परगनों का नाम जानना है आप लोग को, याद कर लो, याद करवा दो, कर लो। पहले ट्रिक बता देता हूं। 8 परगना, RR मूवी देखे हो? हाँ, RRR ट्रिपल डी, बीच में KNB, KN, लास्ट में B आएगा। वही तुम लोग बोल रहे हो ना, 9वां। तो पहले 3 3 6 1 2 8, लास्ट में 9वां वो आएगा। तो पहले 8 का नाम याद करो। चलो RR का नाम देखो। पहले रायपुर, रायपुर सबसे बड़ा परगना था, रायपुर सबसे बड़ा परगना था। रायपुर के बाद रतनपुर, रतनपुर, रतनपुर के बाद राजरो, राजरो को वर्तमान में भी हम क्या कहते हैं? दिल्ली राजहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजहरा, ठीक है। बालोद क्षेत्र, दिल्ली राजहरा की पहाड़ी, राजहरा। ये RRR, ठीक है जी, RRR। इसके बाद ट्रिपल डी में देखो, डी से पहला डी से याद रखना दुर्ग, दूसरा डी से याद रखना धमधा, और तीसरा डी से याद रखना धमतरी। ये ट्रिपल डी। KN बच गए, K से खरौद और N से नवागढ़। K से खरौद, K से खरौद और N से नवागढ़। ये 8 परगना में सीमित कर दिया था। 27 परगनों को 8 परगना में क्या कर दिया था? सीमित कर दिया था, ठीक है।
अब फिर उसके बाद याद रखना नौवा कौन सा बना, बालोद, कुछ समय पश्चात। ठीक है जी, उसको नया नया परगना के रूप में बनाया था, उसको मतलब चेंज कर बोलता हूं, एक समय आया था। ठीक है, पहले ये 8 था, लेकिन राजहरा, राजहरा हमारा कौन से जिले के अंदर आता है, वर्तमान में बालोद। ठीक है, हाँ, बालोद को नौवा क्या बनाया गया, परगना। ठीक है, नया बनाया गया, नया परगना। तो याद रखना नौवा जो बना वो बना था बालोद। ठीक है, बालोद। ये जो बी दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, बालोद। इसको सबसे लास्ट हमें अलग से बनाया, बालोद। ठीक, इस प्रकार 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया था। ठीक है जी, चलो इसके बाद कौन आता है, हंटर। हंटर बस कुछ समय तक कार्यकाल करते हैं, मतलब कुछ समय तक है, 1825 में ही, इसके मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो हंटर का बस कुछ समय लिख लो, हंटर। हंटर हमारा तीसरा क्या है, ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, कुछ समय तक शासन करते हैं, बस कुछ समय तक शासन करते हैं। हंटर का समय 1825 ही रहता है। चलो इसके बाद हंटर के बाद सैंडिस। ठीक है, हेडिंग डालो सैंडिस। सैंडिस पूछा जाता है ताहुदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने करवाया। सैंडिस का समय याद रखना जी, सैंडिस, कैप्टन सैंडिस। ठीक है, कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल बताया था 1825 से 1828। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है ताहुदारी व्यवस्था। ठीक है, इन्होंने ताहूतदारी प्रथा का प्रारंभ करवाया। ताहूत बाद में पढ़ेंगे ना, सबको डील करूंगा मैं। ताहूतदारी प्रथा क्या थी, एक प्रकार का ये नीति थी। ठीक है, ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत ठीक है, कैप्टन सैंडिस ने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत करवाई। ठीक है, और प्रथम 2 तालुकों का निर्माण करवाया हमारे छत्तीसगढ़ में। इसी को पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में 2 ताहूदारी मतलब ताहूदारी व्यवस्था के अंतर्गत 2 तालुका बनाया। तालुका मतलब एक क्षेत्र होता है शासन करने का। ठीक है, तो 2 ताहूदारी प्रथा की शुरुआत करके 2 तालुका का निर्माण किया। ठीक है, ताहूदारी शुरुआत करके प्रथम 2 तालुका का निर्माण किया। पूछा जाता है। ठीक है, लोरमी और तरेंगा। पहला लोरमी और तरेंगा, ये लोरमी और तरेंगा, दूसरा तरेंगा। ओइच एरिया हमारा, ये दुर्ग एरिया। ठीक है, गौरलापेंडा मरवाही, लोरमी, नीचे उसका एरिया बिलासपुर, और हमारे उस समय अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तरेंगा कहाँ लिखे हो, कहाँ लिखे हो तरेंगा, किसी भी बुक में कहाँ है करके नहीं बताया गया है तरेंगा को। हाँ हाँ, ठीक है, गौरलापेंडा मरवाही के नीचे बिलासपुर और हमारे दुर्ग क्षेत्र। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब इसमें पूछा जाता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो हमारा मीडियम हिंदी है, तो प्रशासन, अब इसका प्रशासन का समय आया ना, किसका प्रशासन, सैंडिस। तो ये इसने अंग्रेजी भाषा को क्या दिया, महत्व दिया। अंग्रेजी भाषा को क्या दिया, महत्व दिया। सभी कार्य प्रशासन में जो भी भाषा प्रशासनिक रूप से होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा, ऐसे करके। तो लिखना अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाजों में, सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया और अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया। हिंदू कैलेंडर के जगह हमें, हिंदू कैलेंडर की जगह हमें
हिंदू कैलेंडर की जगह में किसका प्रयोग किया जी? अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया। अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया, याद रखना। और छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था का प्रारंभ किसके समय हुआ करके पूछा जाता है? सेंडिस। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था का शुरुआत, डाक व्यवस्था का प्रारंभ सेंडिस के समय हुआ। ठीक, सेंडिस के समय हुआ, यह याद रखना है। ठीक है, सेंडिस के समय हुआ। हो गया। कल ना वो छत्ता, मधुमक्खी वाला छत्ता, पता नहीं कैसे क्या हो गया था, ये पीपड़ वाला पेड़, मंदिर, ये बजरंग बली वाला यहाँ पर इतना उड़ रहा था और दौड़ा दौड़ा के बहुत लोग को जो है ना काट रहा था। और उसी समय मैं भी आया था, सुबह मैं भी जा रहा था, एक ठन मुझे भी काटा है खतरनाक तरीके से, इसलिए बार बार खुजली हो रही यहाँ पर। कल का ही इतना बड़ा वो फूल गया, तो उसका कांटा को निकाला हूँ मैं रात को, दर्द कर रहा था, तो कैसे दर्द कर रहा है करके, तो उसका कांटा जो काटा था ना, उसको निकाला तब राहत मिली मुझे। तो कल बहुत दर्द किया है मेरे को, बता रहा हूँ। तो अब बहुत लोग को काटा है, गोबर में निकल जाता है। यहाँ का गोबर है तो आदमी गोबर कैसे, तो यहाँ गोबर है, जानवर गोबर कैसे लगता तो लगाते थे, तो नाना लड़का के गोबर कैसे लगते। चलो चलो, इसके बाद कौन आएंगे जी? विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन। अगला शासक हमारा अधीक्षक के रूप में विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन का कार्यकाल 1828 में ही रहता है थोड़ा सा। ठीक, ये भी कुछ समय तक क्या करते हैं? शासन करते हैं, विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन। इसके बाद, विल्किंसन के बाद अगला क्रॉफर्ड। सारा खेल इसी में है। क्रॉफर्ड 1828 से 1830। ठीक है, सुनना जरा सा, कुछ बोल रहा हूं मैं। 1818 में नागपुर को संधि के दौरान अंग्रेजों को में वचन में दिया गया था। 1818 में जैसे ही मराठा लोग हारे थे ना, तो सुनना, 1818 में नागपुर को संधि के दौरान अंग्रेजों ने वचन दिया था। अंग्रेजों ने क्या वचन दिया था? कि जब तक ये रघुजी तृतीय बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ अधीक्षक की नियुक्ति करके शासन करेंगे करके, तो शासन कर ही रहे हैं। अब 1828 से 1830 हो गया। इस समय जवान कौन हो गया, वयस्क कौन हो गया? रघुजी तृतीय। तो अब उनको शासन, उसको सत्ता को वापस करना पड़ेगा ना। नागपुर में जॉनकिंस था, दूसरा बनकर कौन आया? विल्डर। तो विल्डर आएगा, कौन आया दूसरा? हमारा अंतिम है, अंतिम रेजिडेंट कौन? विल्डर। अंतिम अधीक्षक कौन? विल्डर। कहां शासन कर रहे हैं? नागपुर। नागपुर से यहां पर अधीक्षक नियुक्ति करके भेजे। और छत्तीसगढ़ में शासन कौन कर रहे हैं? क्राफर्ड। क्लियर है? तो अब इधर जैसे यह पूरा सत्ता को किसके हाथ में देंगे? रघुजी तृतीय के सत्ता हाथ में देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ने वचन दिए थे, जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग आपको शासन दे देंगे करके। ठीक है ना? तो सुनना, फिर जॉनकिंस जो प्रथम रेजिडेंट था नागपुर का, अंतिम कौन था हमारा? विल्डर था। ठीक है, दूसरा था विल्डर। तो बिल्डर नागपुर सत्ता को पुनः मराठा को हस्तांतरित कर देता है। बिल्डर ही करेगा ना, पहला तो जॉनकिंस था, तो अंतिम जो रहेगा वही तो दूसरे को हाथ में देगा। जैसे कि ये हमारा यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार था, तो प्रथम अधीक्षक एडमंड को दिया। जॉनकिंस ने सूबेदारी प्रथा को हटा करके अधीक्षक का प्रारंभ किया था, है ना भाई? ये इसके पश्चात बिल्डर नागपुर सत्ता को पुनः मराठा को हस्तांतरित कर दिया, फिर पुनः मराठा शासन प्रारंभ हो जाएगा। फिर पुनः मराठा शासन 1830 से 1854। ठीक है, फिर जिलेदार की नियुक्ति होगी। ठीक है ना?
जिलेदार की नियुक्ति करेगा इधर। अब वो जिलेदार की नियुक्ति क्यों करता है, कैसे करता है बताऊंगा। क्योंकि उस समय मराठा लोग नागपुर क्षेत्र को जिल्हा नामक था, जिल्हा बोलते थे, जिल्हा, जिल्हा। हाँ, और वहां पर मेन जो व्यक्ति रहता था उसको जिल्हेदार कहते थे। उसी के डुप्लीकेट करके हमारे छत्तीसगढ़ में जिलेदार की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, फिर 1830 से, ठीक है जी, 1830 से 1854 तक किसका क्या चलेगा, पुनः मराठा शासन आ जाएगा, पुनः मराठा शासन आ जाएगा। और पुनः मराठा शासन आएगा, इस समय रघु जी जो तृतीय है किसकी नियुक्ति करेंगे, जिलेदार की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, जिलेदार की नियुक्ति करेंगे, जो कि प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा करेंगे। ठीक है, देखेंगे उसको बाद में। तो याद रखना क्राफर्ड इस समय हमारा 1830 में सत्ता को किसको दे देंगे, अब रघु जी तृतीय। ठीक है, रघु जी तृतीय क्या हो गया अब जी, वयस्क हो गया। ठीक है, तो याद रखना अब क्राफर्ड जो है नागपुर का जो सत्ता है किसके हाथ में दे दिया गया, रघु जी तृतीय। और रघु जी तृतीय पुनः मराठा, फिर से मराठा आ गया, इसीलिए हमारा 1830 से 1854 में पुनः मराठा शासन आ जाएगा। तो कल हम लोग देखेंगे पुनः मराठा शासन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।